Good morning, student. So today we are going to discuss principle of prevention of disease कि कोई डिजीज़ हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के क्या क्या प्रिंसिपल हैं. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, तो जो भी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उससे हम बचने के लिए जो भी किसी टाइप की डिजीज़ है उससे बचने के लिए हम कैसे प्रिवेंशन करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स अपनाते हैं वो देखते हैं. तो देखो, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है ना, तो उस डिजीज़ को लेके उस डिजीज़ को डील करने के लिए जब हम डील करते हैं तो हमें 3 मेजर टाइप के क्या आती हैं, लिमिटेशंस. 3 मेजर टाइप्स की क्या मिलती हैं, लिमिटेशंस. देखो, एक बार मान लो किसी को डिजीज़ हो गई तो जो भी कोई डिजीज़ होगी, जो भी कोई उसका टारगेट ऑर्गन होगा, वो ऑर्गन क्या हो जाता है, डैमेज. और वो कभी भी कंप्लीटली रिकवर होने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और नेवर रिकवर कंप्लीटली. कि पहले के जैसा तो रिकवर नहीं होगा ना. कि फर्स्ट लिमिटेशन तो क्या है कि मान लो किसी को कोई डिजीज़ है तो उसका जो बॉडी फंक्शन अफेक्ट होगा, उसका जो बॉडी फंक्शन क्या हो जाएगा, डैमेज, और वो पहले की तरह रिकवर नहीं होगा. सेकंड क्या है कि जब हम उस डिजीज के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, कि जब भी कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये तो नहीं है ना कि वो एकदम ट्रीटमेंट लेते ही ठीक हो गया, एकदम मेडिसिन ली और ठीक हो गया. तो उस ट्रीटमेंट में क्या लगता है, टाइम लगता है और वो आदमी को बेड रेस्ट करना पड़ता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए. तो ये सेकंड लिमिटेशन है कि ट्रीटमेंट विल टेक टाइम. कि ट्रीटमेंट में क्या लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि उसको बेड रेस्ट करना पड़ता है, प्रॉपर टाइम लेती है मेडिसिन अपना रिकवर करने के लिए, वो बेड रिडन हो जाता है पेशेंट. ठीक है, सेकंड लिमिटेशन ये है. थर्ड लिमिटेशन ये है कि मान लो किसी को इन्फेक्शियस डिजीज हुई है, तो इन्फेक्शियस डिजीज तो क्या होती है, स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. तो जिसको डिजीज हुई है, जिस पर्सन को बीमारी हुई है, वो क्या हो गया, शोर्स, क्योंकि उससे वो बीमारी दूसरों में भी फैलेगी. तो वो उस बीमारी का क्या हो जाता है, सर्व एज ए शोर्स, की शोर्स की तरह काम करता है और वो बीमारी वहां से दूसरे पीपल में ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन आते हैं जब हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर. कि इलाज से बचाव क्या है, अच्छा है, प्रिवेंशन अच्छा है. ठीक है, अगर हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे, अगर हम इलाज लेते हैं तो ये 3 टाइप की लिमिटेशंस आती हैं जो हमें टॉलरेट करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो हम कैसे प्रिवेंट करें डिजीज से, कैसे बच सकते हैं. तो 2 वे हैं प्रिवेंशन के. एक तो जनरल वे, ठीक है, एक क्या होगा, स्पेसिफिक वे. तो जनरल वे में हम कैसे प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब्स के एक्सपोजर से, तो हमें वो देखना है. ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज तो कैसे स्प्रेड होंगी, माइक्रोब से स्प्रेड होती हैं. ठीक है, तो मान लो जो एयरबोर्न डिजीज हैं, कि जो बीमारियां हवा में जिनके माइक्रोब्स होते हैं उनसे फैलती हैं, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम मान लो ओवर क्राउडेड, कि जो भीड़ भड़ाका वाला इलाका है, जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे क्राउड है, वहां पे हम ना जाएं. तो हम एयरबोर्न डिजीज से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकंड, कि जो वाटर बोर्न डिजीज है, जो वाटर से होती हैं, वाटर से ट्रांसमिट होती हैं, कंटामिनेटेड वाटर से जिनमें माइक्रोब्स होते हैं, तो हम उससे कैसे प्रिवेंट करें, कि हम कैसा वाटर पिएं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर. कि वाटर को क्लोरीनेट करें या वाटर को प्योरीफाई करें, वाटर को बॉयल करें, हम वो पानी पिए, तो हम वाटर बोर्न डिजीज से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. जो डिजीज वेक्टर से ट्रांसमिट होती है, वेक्टर का मतलब मॉस्किटो, मच्छर से जो ट्रांसमिट होती हैं डिजीज, जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, उसमें हम क्या करें कि जो इनके मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस होते हैं, कि जहाँ पे ये अपने एग ले करते हैं, उनको हम क्या कर दें, उनको ब्रीडिंग प्लेस ही ना बनने दें. इसका मतलब कि हम हाइजीनिक कंडीशन रखें. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पब्लिक हाइजीन. कि जहाँ पे भी हम रहते हैं, जो भी हमारी सोसाइटी है, वो प्रॉपर क्या हो, क्लीन हो, नीट हो, हाइजीनिक कंडीशन हो, तो हम किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को स्प्रेड होने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड हम क्या
कि जैसे मान लो कि ये तो हमारा इश्यू हो गया, जनरल प्रिंसिपल हो गया कि हम डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पर मान लो कि जैसे बहुत सारे माइक्रोब से हम डेली क्या करते हैं, फेस करते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट जो हम डेली क्या करते हैं, फेस करते हैं। कि मान लो किसी एक बच्चे को क्लास में कफ है या कोल्ड है, तो बहुत सारे बच्चों को होने के चांसेस होते हैं कि वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। बट सभी बच्चों को नहीं होता है। कि एक क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, उसमें किसी एक बच्चे को कोल्ड है, तो पॉसिबिलिटी है 4 to 5 बच्चों को होने की, फिर उन 4 to 5 के बाद मान लो और बच्चों को होने की। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक साथ सबको कोल्ड हो जाए क्लास में। तो क्यों, सबको क्यों नहीं होता है और कुछ बच्चों को कोल्ड क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन है हमारा इम्यून सिस्टम। देखो सबकी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है भाई, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, उन माइक्रोब्स को के साथ फाइट करता है, उनको किल कर देता है माइक्रोब्स को। तो इसीलिए जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है माइक्रोब से। उसमें कुछ स्पेशल सेल होती हैं जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, तुरंत मार देती हैं। और ये माइक्रोब्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाते और डिजीज जो है वो नहीं हो पाती। तो ये इम्यून सिस्टम जो है ना, अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है। किसी का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है, किसी का वीक इम्यून सिस्टम होता है। तो जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा उसको तो कोल्ड होगा नहीं, बट जिसका वीक इम्यून सिस्टम होगा उस बच्चे को क्या हो जाता है, कोल्ड। तो ये माइक्रोब्स पे भी डिपेंड करता है और हमारे इम्यून सिस्टम पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। कि मान लो जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं, इन्फेक्शियस माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करें, वो इतनी कम रेट से एंटर करें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए, और तो डिजीज मैनिफेस्टेशन क्या होगा, लो होगा। और अगर वायरस बहुत ज़्यादा एंटर कर गए, हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो डिजीज क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इम्यून सिस्टम है ना, किस पे डिपेंड करता है कि उसको प्रॉपर और सफिशिएंट नरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए। कि भाई प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए हमारे इम्यून सिस्टम को गुड कंडीशन में रहने के लिए, स्ट्रोंग रहने के लिए हेल्दी खाना चाहिए। अगर उसको हेल्दी खाना नहीं मिला, मतलब हमारी बॉडी में अगर हेल्दी खाना नहीं जाता है, तो ये डिजीज होने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा। तो सेकंड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। कि सबको अच्छा और गुड क्वालिटी का क्या मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए। तो फर्स्ट है पब्लिक हाइजीनिक कंडीशन, सेकंड है प्रॉपर एंड सफिशिएंट बैलेंस्ड फूड मिलना चाहिए, जिससे हम डिजीज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हैं जनरल वे, ये तो हमारे क्या हैं, जनरल वे हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक वेज करते हैं जिससे हम डिजीज को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। देखो अब जैसे हम देखते हैं स्पेसिफिक वे जो इम्यून सिस्टम पे ही क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अब है ना, आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स अब नहीं होती है। स्मॉल पॉक्स जो माता बोलते हैं जिसको, जनरली चेचक जो होती है, वो अब नहीं होती है लोगों में, या बहुत कम में होती है, रेयर होती है। पर आप थोड़े टाइम पहले का पूछो, जैसे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अगर आप उनसे स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करो तो पहले बहुत ज़्यादा होती थी और लोग मर भी जाते थे। और मान लो किसी को स्मॉल पॉक्स हो, उसके पास कोई जाता भी नहीं था, क्योंकि वो इन्फेक्शियस है, फैल जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। बट अब नहीं होती है, मतलब वो एपिडेमिक थी। एपिडेमिक क्या होती हैं, जो बीमारियां जल्दी से एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाएं, स्प्रेड। तो लोग उनके पास जाते भी नहीं थे जिसको स्मॉल पॉक्स हो, डरते थे ऐसे। तो अब नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक ग्रुप है जिसको डर है स्मॉल पॉक्स होने का, दूसरा ग्रुप है जिसको डर नहीं है। तो जो ग्रुप है ना जिसको डर नहीं है, उसको ये है कि उसको तो होगी नहीं स्मॉल पॉक्स। तो उसको क्यों नहीं होगी स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उसको कभी ना कभी अर्लियर कंडीशन में क्या हुई है, स्मॉल पॉक्स। उसको पहले देखना, आप कभी भी देखना, अगर किसी को लाइफ में, पूरी जिंदगी में एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाती है, तो वो लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं होगी। ऐसा क्यों है, ये हम अब बात करेंगे।
क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है एक्टिव, किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी माइक्रोब्स के लिए, तो वो उनको मारता है और उनको रिमेंबर भी रखता है, याद भी रखता है कि किस टाइप का माइक्रोब्स अंदर एंटर किया है, तो मेमोरी रखता है। तो दोबारा से वो सेम माइक्रोब्स अगर बॉडी में अटैक करता है तो उसके लिए पहले से बॉडी में क्या होती है, मेमोरी सेल, और वो उसको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। इसीलिए स्मॉल पॉक्स का यही है कि एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम एक बार तो फिर वो ठीक हो जाती है जब हम मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसको याद रहता है कि ये पहले भी हुआ था, और वो मोर रैपिडली, बहुत फास्ट अटैक करता है उन माइक्रोब्स पे, इसीलिए दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होती है। कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना पहले देख लेता है कि ये माइक्रोब्स पहले अंदर आया था, उसको याद होता है स्पेसिफिकली, और नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ज़्यादा हायर तरीके से, ग्रेटर विगर से क्या करता है, रिस्पोंड करता है, पहले की बजाय ज़्यादा तरीके से क्या करता है, रिस्पोंड करता है। तो इसको, ये जो प्रिंसिपल है मेमोरी का, इसको प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन के लिए भी क्या किया गया है, यूज। आपने सुना होगा छोटे बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं, या फिर जैसे आजकल तो कोरोना फैला हुआ है तो सारे डॉक्टर किसको बनाने में लगे हुए हैं, कोरोना की वैक्सीन मिल जाए, ऐसे ही कहते हैं ना, वैक्सीन मिल जाए। तो व्हाट इज वैक्सीन? देखो वैक्सीन में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को फूल, मूर्ख बनाया जाता है, ठीक है, कि एक्चुअली वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता, पर इम्यून सिस्टम को ये लगता है कि ये हार्मफुल है, तो इम्यून सिस्टम हो जाता है एक्टिव और उस माइक्रोब को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो यही है वैक्सीनेशन, कि जो वैक्सीन दी जाती है ना बच्चों को, उसमें वो माइक्रोब्स ही दिया जाता है जो माइक्रोब्स कोई बीमारी फैलाता है, कोज करता है। पर जो वैक्सीन में जो माइक्रोब्स दिया जाता है ना, वो या तो डेड माइक्रोब्स दिया जाता है या फिर वीक माइक्रोब्स दिया जाता है, इतना वीक कि वो बीमारी नहीं कोज करेगा पर इम्यून सिस्टम को जरूर एक्टिवेट कर देगा। तो मान लो बीमारी तो हुई नहीं और इम्यून सिस्टम क्या रहता है, एक्टिव। जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होता है उस बीमारी को लेके, तो इम्यून सिस्टम मोर रैपिडली क्या करता है, एक्शन लेता है, और एक्चुअल में वो बीमारी नहीं होने देता, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैक्सीनेशन बनी हुई है। वैक्सीनेशन क्या है, मेमोरी के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है, मेमोरी, ठीक है। किसके ऊपर बेस होगी, कि मेमोरी डेवलप हो जाती है उसमें। वैक्सीनेशन में इम्यून सिस्टम को फूल बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली तो इन्फेक्शन होता नहीं है, बट जब मतलब कभी इन फ्यूचर एक्चुअली इन्फेक्शन होता है ना, तो इम्यून सिस्टम रैपिडली एक्टिवेट हो जाता है और वो डिजीज को नहीं होने देगा। आजकल बहुत सारी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, जैसे टेटनस के लिए वैक्सीन है, कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम पे टेटनस की वैक्सीन लग जाती है। डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन है, वुफिंग कफ के लिए वैक्सीन है, मैलेसिस के लिए है, पोलियो के लिए है, और भी बहुत सारे डिजीज हैं जिनके लिए क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। चाइल्डहुड में लगती हैं ये वैक्सीन, और वो बीमारियां उन बच्चों को नहीं होती हैं। पोलियो का जैसे आप सभी ने सुना होगा, बच्चों को क्या पिलाई जाती है, पोलियो की ड्रॉप। पहले बहुत पोलियो होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि पोलियो के लिए क्या है, वैक्सीन है। तो ये वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम याद रखता है उन माइक्रोब्स को, और जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होता है तो उनको क्या कर देता है, कंट्रोल। ऐसे ही जो हेपेटाइटिस का जो वायरस है ना, वो ज्वेंडिस, लीवर पे अटैक करता है, ज्वेंडिस कोज करता है, ठीक है, और ये वाटर के थ्रू फैलता है। तो एक वैक्सीन बनाई है हेपेटाइटिस ए के लिए, मार्केट में किसके लिए है, हेपेटाइटिस बहुत टाइप के होते हैं, ए बी सी, तो ए के लिए वैक्सीन है, ठीक है। और इस हेपेटाइटिस ए के लिए जो बच्चे हैं ना, वो ऑलरेडी इम्यून है। क्या है, बच्चे ऑलरेडी इम्यून है, 5 ईयर से होने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, ऑलरेडी इम्यूनिक होते हैं। तो वो इम्यूनिक कैसे हुए, क्योंकि वाटर के थ्रू वो वायरस उनकी बॉडी में कभी ना कभी तो एंटर किया है 5 साल से पहले, और तो फिर बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम एक्टिव है। तो क्या उस टाइम पे वैक्सीन लेने की जरूरत है, नो, उस टाइम पे वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, इम्यूनिक है, उसका इम्यून सिस्टम क्या है, एक्टिवेट है,
तो ये हमारा चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज आज कंप्लीट होता है। और आप वीडियो देखिए, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।